देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग का मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है ये एकदम कॉन्फर्म करो भाई ऑनलाइन में जा रहा है उसका प्राइवेट पे इंग्लिश में हाँ मैम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। अच्छा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो लास्ट दिन हम लोग जो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट किए थे ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मेनली कितना मेथड देखा था हम लोगों ने। बोलो कितने मेथड से हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। 3। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। आवाज आ रहा है मेरी। ठीक है देखो 3 मेथड्स था। एक हम लोग क्या यूज कर सकते हैं हम लोग का जो फ्री रिजर्व है ठीक है उसको यूज कर सकते हैं। उसको क्या बनाना पड़ेगा CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना सकते हैं या फिर हम लोग चाहे तो फ्रेश इशू कर सकते हैं या फिर दोनों को यूज कर सकते हैं जैसा कंपनी चाहेगी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर वन टाइप ऑफ शेयर होता है ठीक है। शेयर इशू करके जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो लोन का पैसा वापस करना पड़ता है वैसे अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा भी वापस करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर इशू का मतलब होता है कि जब हम लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। प्रेफरेंस शेयर इशू करने का मतलब क्या था। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है पब्लिक से पैसा लेती है कंपनी बदले में क्या देती है उसे शेयर ठीक है। और यहाँ पर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है ओनर तो नहीं होता है लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है शेयर खरीद के उसे क्या मिलता है डिविडेंड ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है। और उसका एक टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना जरूरी है ठीक है क्योंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है इशू करना अलाउड नहीं है। एटलीस्ट हमारे देश में तो अलाउड नहीं है। मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर सकती है इससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकता। इररिडीमेबल अलाउड नहीं होता है ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने लास्ट दिन एक ही यहाँ से क्वेश्चन कर पाया था बाकी तो सब मैंने एग्जांपल्स और तुम लोग को समझाया था। आज हम लोग इलास्ट्रेशन 2 से स्टार्ट करेंगे और जितना सारा हो पाएगा उतना करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है पहला क्वेश्चन बोल रहा है सी लिमिटेड है 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये 10% क्या होता है डिविडेंड का रेट ठीक है। ये क्या बताता है हमें डिविडेंड का रेट बताता है ठीक है। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का कितना हिस्सा इनको मिलेगा ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना 100 ईच ठीक है। 100 रुपीज वाला फुल्ली पेड ठीक है। फुल्ली पेड अप। अच्छा अब क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर कि द कंपनी डिसाइड टू रिडीम। देखो जैसे मैंने बोला ना रिडीम करना जरूरी है शेयर इशू करने से। रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार। अब रिडीम ना अलग अलग तरीके से हो सकता है जैसे किसी से 100 रुपए लिए और उसको 100 रुपए लौटा दिया। ये भी लौटाने का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं पार पे लौटाना। 100 लिया 110 लौटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमियम पे लौटाना ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे पार पे ही लौटाया जाएगा। मतलब कितना शेयर इशू हुआ था 10,000 100 रुपए वाला ठीक है। 10,000 शेयर इशू हुआ था 100 रुपए वाला यानी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करके कितना पैसा रेज किया था। हाँ ये जितना होगा इंटू करने से कितना हो रहा है 10 लाख। अच्छा तो उतना ही हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि पार मतलब इतना ही लौट आएगा ठीक है। और डिविडेंड तो मिलता ही है ईयर टू ईयर ठीक है। अब क्या बोल रहा है अब कैसे लौटाएगा बाय इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब देखो किसी का पैसा लौटाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या पैसा ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से मिल सकता है अगर बैंक बैलेंस यूज होगा वो ले लो और अगर नहीं है तो क्या यहाँ पर इन्होंने क्या वे आउट लिया है। इन्होंने सोचा है कि हम लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे और इक्विटी शेयर इशू करने से क्या आएगा पैसा आएगा। शेयर इशू करने से कंपनी के पास क्या आता है पैसा आता है। इक्विटी शेयर इशू करेंगे अब बोलती है सफिशिएंट नंबर। तो हमारा टास्क क्या है सबसे पहले वो नंबर को फाइंड आउट करना कि कितना सारा शेयर जो है इशू होगा। अब बोल रहा है एक एक शेयर कितने का है 10 लेकिन इशू प्राइस कितना होगा प्रीमियम पे ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 10 और इशू प्राइस कितना हो जाएगा प्रीमियम पे इशू हो रहा है 10 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 12। और हमें कौन सा वैल्यू लेना होता है प्रोसीड्स। हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिचएवर इज
लोअर, तो कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा 10। सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमें ये क्या यूज करना पड़ेगा 10 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हम लोग को एंट्री पास करना है कंपनी के बुक्स में, तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि पैसा देने के लिए कितना शेयर इशू करना है। तो सबसे पहला टास्क क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने सारे हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वर्किंग नोट में, देखो ऐसे करके लिख, यहाँ पर हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक वर्किंग इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, लिखो कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। लिखो कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट नंबर टू बी इशूड, ठीक है। अच्छा, sufficient number of shares to be issued, sorry number of shares, ठीक है, तब लैंग्वेज ठीक होगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेट करो तुम लोग, कैसे करके कैलकुलेट होगा तुम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो कैसे लिखोगे, लिखो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, शेयर्स टू बी रिडीम्ड, यही तो सीखा था ना हम लोगों ने लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग को सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड क्या है। रिडीम कौन सा शेयर हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर, उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 10,000 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 10,000 इंटू कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है। पूरा वैल्यू कैसे निकलता है, जितना सारा शेयर्स इंटू क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हमें लेना है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर कौन सा आएगा नॉमिनल वैल्यू। ये देखो यहाँ पर क्या होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, इनमें से जो क्या होगा लोअर होगा। ये मैंने समझने के लिए लिख दिया, तुम लोग अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, तुम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख दो तो भी होगा। अभी तो तुम लोगों से पूछा भी था ना, तुम लोगों ने बताया नॉमिनल वैल्यू और यहाँ पर। अच्छा, अब देखो नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू क्या लिखोगे बोलो 10, ठीक है। इनटू क्या लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10 लिखेंगे ना, नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, इशू प्राइस कितना है 12 क्योंकि प्रीमियम में हो रहा है, और इनटू कितना हो जाएगा, ये तुम लोगों ने कितना बताया 10 लाख। अच्छा, तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना होगा, बोलो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख क्या आया, नंबर, नंबर, ठीक है। नंबर में आया ना नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब हम लोग, अब देखो यही तो मेन काम है इसमें। अब तो एंट्री तुम लोग कर ही सकते हो, क्या एंट्री करना पड़ेगा। अब कंपनी को सबसे पहले क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, पैसा। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे कि शेयर इशू होगा, कितना सारा शेयर इशू होगा 10,000। अब लिखो जो तुम लोग इक्विटी शेयर इशू करने का एंट्री लिखते हो। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वर्किंग नोट वहां तक हो गया। अच्छा, सबसे पहला एंट्री, डेट वेट कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम 1 2 लिख के कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोग पूरा लिखना है पूरा लिखो। और क्या लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाता है, तो ये एंट्री 10 से होगा, ठीक है। प्रीमियम का एंट्री 2 से होगा। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को पता है 1 लाख इंटू 1 लाख। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 10 लाख, और ये हो जाएगा 2 लाख। और बाकी यहाँ पर कितने से होगा, ये तो 12, पैसा जो देगा वो तो 12 रुपीज ही देगा, वो तो कंपनी का काम है अलग अलग जगह पे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये कितना हो जाएगा 12 लाख। और इसका नरेशन लिखना जरूरी है क्योंकि चैप्टर ही हमारा जर्नल बेस्ड है, तो क्या लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर इशू, ठीक है। अच्छा, जैसे ही शेयर इशू हो गया कंपनी के पास पैसा आ गया, अब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर सकती है। उनको कितना पे करना है
10 लाख देख लेते, प्रीमियम में बोला था कि नहीं रिडेम्पशन कैसे होगा, पार पे ही होगा, तो 10 लाख ही देना पड़ेगा। और पैसा कितना आ गया इनके पास 12 लाख, 10 लाख दे देगा, बाकी पैसा रख लेगा अपने पास, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या एंट्री करना पड़ेगा, ड्यू एंड, ठीक है, कि हमें इनको पैसा देना है। तो फर्स्ट टास्क होगा ड्यू एंट्री करना। तो ड्यू एंट्री कैसे करेंगे बोलो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास से चला जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना रेट वाला जा रहा है, 10%। तो 10% पूरा नाम भी लिख सकते हो जो यहाँ पर यूज हुआ है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हो गया रिडीमेबल, ठीक है। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल आता है तो क्रेडिट होगा, जा रहा है तो डेबिट होगा। कितने का कैपिटल जा रहा है, 10 लाख का। 10 लाख हो रहा है, वो कैसे हो रहा है ये देखो, ये 10,000 इंटू 100 करके, ये कैसे आया है, 10,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 करके आ रहा है 10 लाख। और टू क्या हो जाएगा, जिनको ड्यू कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। होल्डर कैपिटल का मतलब अलग होता है, होल्डर का मतलब हम लोग का पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। अच्छा कितना देना पड़ेगा, 10 लाख। इनको ड्यू कर दिया, लिखो बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू। और जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट का एंट्री होता है क्रेडिटर टू बैंक, वैसे क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग अमाउंट पेड लिख दो, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया तो सबको, समझ में आ रहा है कुछ, आ जाएगा। इसके पहले वाला क्लास देखने से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इलास्ट्रेशन 3। जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। देखो ये क्या है, 10 क्या है, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। ये 10% क्या है, ये है डिविडेंड का रेट, ठीक है। ये 9,000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इनका फुल्ली पेड अप था, और फुल्ली पेड अप नहीं होने से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर भी नहीं सकते हैं, रूल्स यही है, और होना भी चाहिए। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार, मतलब 9,000 इंटू 10 करके कितना पैसा रेज किया था जब ये शेयर इशू हुआ था, 90,000, ठीक है। अब लौटाएगा कितना, बोल रहा है 90,000 ही लौटाएगा बाय द इशू ऑफ, फिर से बोल रहा है कैसे लौटाना है, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करके, जो कि 9 ईच फुल्ली पेड अप है। तो इक्विटी शेयर का नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, 10 रुपीज, कुछ नहीं बोलता है तो क्वेश्चन 10 रुपीज। और यहाँ पर कितना वैल्यू बोल रखा है, इशू प्राइस 9 रुपीज, तो हम लोग का प्रोसीड्स कितना लेना है, इशू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 9 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, मतलब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर बात क्या था, हमें कितना लेना है। अगर ये किसी को नहीं पता है तो फिर 9 की जगह फिर तुम लोग अगर 10 ले लेते हो बाई चांस तो गलत हो सकता है ना, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन पहले वाला जैसा ही, तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो निकालो कितना शेयर्स जो है इशू करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। इलस्ट्रेशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ sufficient number of shares to be issued। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या लिख लेना चाहिए, जैसे अभी लिखा मैंने, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, तो कभी भी गलत नहीं होगा, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश, सिर्फ यही वाला है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम।
ठीक है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड पहले देख लेते हैं कितना है। 10 इंटू 9,000, क्योंकि पार पे ही रिडीम होगा तो यही वाला लेंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं 10 इंटू 9,000। वैसे भी नॉमिनल वैल्यू लेना होता है, चाहे प्रीमियम पे रिडीम हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर करना पड़ेगा नंबर ऑफ फ्रेश इशू इंटू क्या हो जाएगा, वही नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विचएवर इज लोअर, तो हम 9 लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के तो हमें समझ में आ रहा ही है। तो फिर नंबर ऑफ फ्रेश इशू इक्वल टू 10 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा कितना, 10,000। 10,000 आ रहा है, चेक करो तो। नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही एंट्री करेंगे। सबसे पहले इशू हो गया तो इससे कंपनी को जो पैसा आएगा उसका एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब शेयर कैसे इशू हुआ है बोल सकते हो, ये जो इक्विटी शेयर फ्रेश इशू हुआ है ये कैसे हुआ है, पार पे, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ पे डिस्काउंट पे नॉर्मली कंपनी शेयर इशू नहीं करती, इक्विटी वाला, ठीक है, करती है। सिर्फ वो स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह है इनको देती है, लेकिन पब्लिक को नॉर्मली नहीं देती है। लेकिन मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में देगा तो हमें तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, हम लोग तब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं देती है कंपनी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट फिर डेबिट करना पड़ेगा, लॉस में शेयर इशू हुआ है जैसे वहां पर प्रीमियम में हुआ था, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना सारा शेयर है देखो यहाँ पर 10,000, तो यहाँ पर एंट्री कितने से होगा, नंबर ऑफ शेयर्स तो हर जगह पे 10,000 होगा, यहाँ पर भी 10,000 होगा। अच्छा, बैंक में कितने से एंट्री होगा बोलो, 9 रुपीज से, क्योंकि 9 रुपीज ही मिलेगा कंपनी को। अच्छा, डिस्काउंट फिर कितने का हो गया, 1। हमेशा याद रखो इक्विटी शेयर नॉमिनल वैल्यू कुछ भी ना बोले क्वेश्चन में तो 10 होता है, बाकी अगर क्वेश्चन कुछ और बोलेगा तो वही फॉलो करना पड़ेगा। 90,000 यहाँ पर कितना हो गया, 10,000, और यहाँ कितना लगाएंगे, कैपिटल हमेशा उसके नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग शेयर, इक्विटी शेयर भी लिख सकते हो, बीइंग इक्विटी शेयर इशू। अच्छा, पैसा जैसे ही आ गया, अब हम लोग पेमेंट करेंगे। हमारे पास पैसा कितना आया है, 90,000। अब पेमेंट करेंगे तो पहले ड्यू करेंगे, तो लिखो 10%, क्या था प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये इसका नाम है। ठीक है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अच्छा, कितना प्रेफरेंस शेयर था यहाँ पर देख लेते हैं, 9,000 इंटू 10। ठीक है, 9,000 इंटू 10, नॉमिनल वैल्यू से ही तो हमें कैपिटल को दिखाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 90,000। और टू क्या लिखेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तुम लोग एग्जाम में लेकिन पूरा लिखोगे, अभी शॉर्टकट लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना ही पड़ेगा, PSH PSC ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है। अच्छा, बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, ड्यू। ठीक है, अब जब पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड 90,000, बीइंग अमाउंट पेड। सेम ही था क्वेश्चन, बस हमें प्रेफरेंस शेयर का जो, सॉरी, फ्रेश इशू का अमाउंट निकालने आना चाहिए। 90,000 आया, पूरा 90,000 ही कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया, बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि देखो अब पिछले बार का जो क्वेश्चन था इसके आगे वाला, उसमें कंपनी के पास थोड़ा सा पैसा बच जा रहा है, क्योंकि कंपनी को देना कितना था, 10 लाख, और कंपनी के पास आया था कितना, 12 लाख, 2 लाख रह जाएगा। लेकिन इस बार कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचेगा, जितना पैसा आया पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये वाला हो गया। अच्छा, आप देखो फोर्थ नंबर वाला क्या बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए ম্যাম একটা कंपनी। সামটা দেখাবেন ম্যাম আগের সামটা এই সামটা দেখা, আচ্ছা দেখো এই পেজটা, এই পেজটা। হ্যাঁ ম্যাম জাস্ট একটা লাইন লিখবেন হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে ये देखो इसमें क्या बोला है,
the board of director of a company decide to issue minimum number of equity shares of 9, ठीक है। बोल रहा है कि इन्होंने सोचा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे। फिर से वही मिनिमम नंबर, मतलब नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। मिनिमम तो बोल दिया, लेकिन कितना होना चाहिए, ठीक है। कितने वाला? 9 रुपीज वाला टू रिडीम, ठीक है। ये क्यों इशू करे? ताकि ये लोग रिडीम कर पाए 5 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर हमें पूरा कैलकुलेट करके बता दिया है 5 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर इनको रिडीम करना है। गुड इवनिंग दर्श। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो फिर बोल रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन। अब इन्होंने प्रॉफिट का भी यहाँ पर बात बोला है, ठीक है। बोल रहा है कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। अच्छा, प्रॉफिट का क्या होगा? रिडेम्पशन से क्या लेने देना है? प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55। सेक्शन 55 कौन सा है? ये वाला। प्रॉफिट को ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि क्रेडिटर जो है वो इनसिक्योर ना हो। जो मैंने बताया था 2 टाइम्स ऐसा करके जो कैलकुलेट किया था, वो कौन से सेक्शन में बोला हुआ है? सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। Also determine the number of shares if the company decide to issue shares in multiple of 50 only। वो भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि मल्टीपल ऑफ 50 का मतलब कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड फॉलो होगा? 3, थर्ड नंबर ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? सीआरआर भी ले रहे हैं और दूसरा फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू कितना करना है? देखो, अगर कंपनी बोल रही है कि मुझे सीआरआर क्रिएट करना है, तो जितना अवेलेबिलिटी उतने का बनाएगी। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि कितने का जरूरत है। जरूरत कितना होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम। जितना शेयर रिडीम करना है उतने का तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चाहे अरेंजमेंट मेथड 1 से करो, मेथड 2 से करो, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी मेथड 3 से करो। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम कितना है? 5 लाख। और सीआरआर में कितना मिलेगा? 3 लाख। तो बाकी बचा कितना? 2 लाख। तो 2 लाख का जो चाहिए उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू करना पड़ेगा, फिर उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे प्रेजेंटेशन करने से तुम लोग के लिए आसान होगा कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो लिखो इलस्ट्रेशन 4। इसमें लिखो हमें चाहिए सीआरआर, ठीक है। सीआरआर भी बोला है क्वेश्चन में, प्लस हमें क्या चाहिए? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बोला है। ये लेकिन हो रहा है मेरा वर्किंग में, ठीक है। अच्छा, और इक्वल टू क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। अच्छा, अब बोलो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड मेरा कितना है वो देख लेना चाहिए। कितना है? 5 लाख, ठीक है। 5 लाख। अच्छा, सीआरआर में कितना अवेलेबल है? मतलब सीआरआर में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से सीआरआर में जाएगा। फ्री रिजर्व मेरा प्रॉफिट होता है। देखो, यहाँ पर बोला है प्रॉफिट में है, ठीक है। हमें ये नहीं बोला डायरेक्टली सीआरआर में हम लोग भेज सकते हैं, वो तो हमें पता होना चाहिए। सीआरआर कहाँ से क्रिएट होता है? फ्री रिजर्व से। और हम लोगों को 3 लाख जिस कैटेगरी में है पीएल, वो हम लोग का क्या है? फ्री रिजर्व है, तो ही हम लोग उसे ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते थे, ठीक है। 3 लाख ले लिया। अब प्रोसीड्स का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अच्छा, आप देखते हैं क्या बोला है। ये जो शेयर इशू होगा इसका कुछ वैल्यू बोला है। ये देखो, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर 9, ठीक है। अब बोलो किसी भी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। और इशू प्राइस कितना बोला है? 9। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 ही आएगा। विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। अच्छा, अब ये 3 लाख को पहले उधर ट्रांसफर करो। 5 लाख माइनस 3 लाख। फिर नंबर ऑफ फ्रेश इशू इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तुम लोग चाहो तो और एक लाइन कर लो, ठीक है। 2 लाख बाय 9 कितना आता है? देखो तो फ्रैक्शन में आएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 देखो कितना आ रहा है? 22,222, ठीक है। 22,222। लेकिन इसमें भी मैंने तुम लोग को एक रूल्स बताया था। बोलो ये मुझे क्या लिखना चाहिए? 22,222 या 23?
3 लिखना चाहिए। याद करो मैंने बोला था ना, यहाँ पर राउंड ऑफ का सिस्टम वैसा नहीं होगा। शेयर के केस में पॉइंट के बाद 5 हो ना हो, यहाँ पर मैथ्स वाला कंसेप्ट नहीं लगाना चाहिए। 5 हो, 1 हो, 0 हो, जो भी हो, हम लोग का ये आगे वाला डिजिट बन जाएगा। तो ये 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 3। ठीक है, ये वाला भी लास्ट दिन हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था ना, ये वाला पॉइंट, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि फ्रैक्शनल शेयर तो हम लोग इशू नहीं कर सकते ना, फ्रैक्शन में शेयर कैसे, शेयर को थोड़ी ना फाड़ के हम लोग इशू करेंगे। ठीक है, वैसे भी आजकल फिजिकल तो होता नहीं कि फाड़ के इशू कर देगा, और वैसे भी फाड़ के कैसे इशू करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीपल ऑफ 50 में ट्रांसफर करने बोला है। तो 50 में ट्रांसफर मुझे बोलो कि कितना होने से होगा, मल्टीपल ऑफ 50 होने से इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 50 का मतलब डिविजिबल बाय 50 होना चाहिए, लास्ट में 0 तो होना ही चाहिए। अब 23 के बाद कितने में 0 आने से वो डिवाइडेड बाय 50 होगा। पहला 0 तो तुम लोग का 30 आ रहा है, तो तुम लोग 22,230 डिवाइडेड बाय 50 करके देखो, अगर डिवाइड होगा तो वही तो होगा ना। नहीं समझ में आया मेरा बात? देखो एक सिंपल सा बात है, 22,223 को अगर तुम लोग 50 से डिवाइड करोगे वो फ्रैक्शन नहीं आएगा, पीछे अगर 0 है तो ही वो डिविजिबल बाय 50 होगा। तो मेरा कहने का है कि 23 के बाद 0 कौन सा वाला डेटा में आएगा, 30 में आएगा। तो फिर डिवाइडेड बाय 50 में चेक करके देखो कितने में होता है, वही हम 250 में आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है? हाँ, ये देखो ना, क्यों नहीं आए। 22250, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 इसमें आएगा, बाकी में नहीं आ रहा है। देखो 22,230 डिवाइडेड बाय 50 करो, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये मत लो। ठीक है, मतलब 23 के बाद नियरेस्ट जीरो वाला डेटा कौन सा है, 30 से नहीं हुआ तो 30 के बाद नियरेस्ट जीरो वाला कौन सा हो जाएगा, 40 में एक बार ट्राई करो, 40 में भी नहीं होगा तो उसके बाद किस में ट्राई करना है, 50 में ट्राई करो, क्योंकि पीछे पॉसिबिलिटीज है कि 0 होने से ही 50 से डिवाइड होगा ना। बाकी तो तुम लोग एक एक करके देखोगे तो टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाओ कि कौन सा ऐसा डेटा है जो कि 50 से, पीछे 0 होने से 0 वाला डेटा से 50 से, तो ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना, लेकिन हम लोग को कुछ एंट्री करने नहीं बोला है, यहाँ पर हमें बोला है सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स को ही यहाँ पर बताना है कि कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिखो ऐसे करके आंसर पूरा लिखना पड़ेगा, एज फ्रैक्शनल shares are not permitted, the minimum number of shares to be issued is 22,223। ये पहला आंसर होगा, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, तो उसको राउंड ऑफ करने के बाद कितना हो रहा है, 22,223। अब हम लोग आंसर लिखेंगे कि अगर मल्टीपल ऑफ 50 होगा तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा, 2 आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर वही पूछा था, 2 आंसर ही हम लोगों से पूछा है। देखो क्या पूछा है, पहले बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग इतना सारा शेयर इशू कर देंगे तो हमारा सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को मैचअप करके, और इसके बाद अगर मल्टीपल ऑफ 50 हो तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। तो तुम लोगों ने तो कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे बताओ कितना होगा, मतलब लिख लो। ठीक है, बता तो दिया ही है मैंने, अब तुम लोग लिखो कैसे लिखना पड़ेगा। लिखो इफ शेयर्स आर टू बी इशूड in multiple of 50, in multiple of 50, then the next higher figure, which is multiple of 50, is कितना आया था, 22,250। ठीक है, hence minimum number of shares
number of shares to be issued in such case is, वही नंबर लिख दो, इन सच केसेस 22,250 शेयर्स, 22,250 शेयर्स, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें ना कुछ जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, तो इसी पे हमारा जो भी है कंसंट्रेशन रहेगा कि पहले तो 2 पैरा में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पहले कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा और अगर मल्टीपल ऑफ 50 होगा तो कितना सारा शेयर इशू होगा, ठीक है। ये दोनों चीजों को हमें ध्यान से करना पड़ेगा। अच्छा, तो चलो अब हम लोग इलास्ट्रेशन 5 करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 5 थोड़ा सा हमारा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2023। शेयर कैपिटल बता दिया है 2,90,000। अच्छा, शेयर कैपिटल में हमारा इक्विटी प्रेफरेंस मिक्स्ड अप हो सकता है, देखेंगे नीचे डिटेल्स दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो नोट्स नंबर नहीं बना हुआ है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में 48,000 है, ये भी नहीं बताया है किस कैटेगरी में। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है बोलो, क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है 3,45,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 18,500, करेंट एसेट में कैश बताया है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये देखो डिटेल्स बता रहा है क्या क्या मिला के शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी का है। देखो बोल रहा है कि नॉर्मली क्या रहेगा, इक्विटी और प्रेफरेंस। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000। तो कंपनी का कितना इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही बता दिया है रुपीज में, कितना 2,25,000। एक एक शेयर कितने का है 50 करके। अब देखो 50 बताया तो हमें 50 मानना पड़ेगा, अब हम लोग 10 नहीं बोल सकते, क्वेश्चन जैसा बोलेगा। एंड 100 इज प्रेफरेंस शेयर 65,000, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर का ये देखो, ये 65,000 से और 100 को मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि यहाँ पर रुपीज साइन दे दिया है, तो कैपिटल ही कितना है 65,000। और ये इशूड कब हुआ था 1/4/2021। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, मतलब फ्री रिजर्व है। ये जितना भी रिजर्व पड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा क्या है, फ्री रिजर्व है, क्योंकि बोल ही दिया है कि ये रिजर्व सरप्लस किस चीज से बना हुआ है, पीएल से बना हुआ है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब अभी प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम होगा, प्रीमियम में, ठीक है। कितना बोल रहा है 10% प्रीमियम, मतलब एक एक जन को कितना पैसा का शेयर इशू हुआ था 100 रुपीज का, और अभी कंपनी लौटाएगी तो कितना लौटाएगी 100। 10% प्रीमियम होने से कितना होगा बोलो 110। 110। हाँ 110, 110 करके होगा। अच्छा, अब देखो इसके लिए कंपनी को क्या चाहिए, पैसा। तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया है, इन्वेस्टमेंट बेचा है। ऐसा मैंने लास्ट में बोला था ना, एंट्री लिखवाते वक्त की इन्वेस्टमेंट वाला भूल गए, ये भी लिख लो। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या बेच दिया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेच के कंपनी के पास कितना पैसा आएगा 15,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था 18,500। बोलो बेच के प्रॉफिट की लॉस, लॉस, ठीक है। अगर कोई 18,500 का कुछ भी अगर 15,000 में बिकेगा तो वो तो लॉस ही है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन। अच्छा, पहले तो उन्होंने कैसे करके फाइनेंस किया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। दूसरा इन्होंने क्या सोचा है, बोल रहा है कि टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। बोल रहा है कि कंपनी का जो फंड है उसको यूज करो, लेकिन 12,000 बैंक बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा यूज नहीं कर सकते, मतलब ये 31,000 हम लोग पूरा यूज नहीं कर सकेंगे। कितना रखने के लिए बोल दिया है 12,000, ठीक है। अच्छा, और अगर जरूरत पड़े, सी पॉइंट में क्या बोल रहा है, टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 ईच शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। और पैसे की जितनी भी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग क्या इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। मतलब मेथड के हिसाब से कौन सा जा रहा है, सेकंड वाला मेथड, ठीक है। नहीं सेकंड नहीं, हमें तो ये फंड में ये भी तो बता दिया, दोनों ही मिक्स्ड अप करके हो रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक दूसरा लगा दिया है, बोल रहा है कि बैंक बैलेंस में हम लोग कितना यूज नहीं कर सकेंगे 12,000, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें करने क्या बोला है पहले ये देख लेते। बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, बस जर्नल एंट्री करने बोला है। लेकिन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना सारा मिनिमम शेयर इशू करने का जरूरत होगा। अच्छा, कितना शेयर इशू करने का जरूरत होगा मुझे बता सकते हो, मतलब कैलकुलेशन नहीं, मुझे कंसेप्ट बताओ। देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बेच के 15,000 आ जाएगा, ठीक है। सीआरआर में हम लोग कितना ले सकते हैं 48,000, ठीक है। और हमें जरूरत कितना है, देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना है
65,000। तो हमें कितना 65,000 कैश का हमें जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है। कितना प्रीमियम। लेकिन मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग नॉमिनल वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैश का कितना जरूरत है। मुझे नॉमिनल वैल्यू के लिए 100 ही काउंट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कैश का कितना रिक्वायरमेंट होगा। जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे तो कितना पे करेंगे, एक एक जन को 110। तो मेरे पास कैश कितना होना चाहिए एक शेयर के लिए 110। लेकिन जब हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो नॉमिनल वैल्यू लेना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे कैश अवेलेबिलिटी कितना रखना पड़ेगा 110। तो मुझे कैश का दिमाग में ये रखना है कि मुझे 100 रुपए का जरूरत नहीं है, मुझे कितने का जरूरत है 110 का। उस हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और शेयर निकालने का डेटा अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम बताते हैं कैसे होगा। तो तुम लोग पहले लिखो यहाँ पर, तो मेरा पेन डिस्टर्ब हो गया पता नहीं। करो तुम लोग कोशिश करो तब तक कनेक्शन नहीं। हाँ ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 স্যার ম্যাম নাম্বার অফ প্রেফারেন্সেসটা বার করতে হবে। प्रेफरेंशियल इक्विटी प्रेफरेंशियल तो रिडीम হ্যাঁ সরি ইকুইটি, হ্যাঁ ইকুইটি শেয়ার। अच्छा देख लो। सबसे पहले यहाँ पर पहले ये देखेंगे कि ऐसा एक इक्वेशन लिखते, देखो कैश अवेलेबिलिटी लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबिलिटी। पहले हम लोग देखेंगे हमें कितने पैसे का जरूरत है, कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबिलिटी। इस क्वेश्चन में पहले ये चेक करना पड़ेगा अवेलेबिलिटी। अच्छा देखो हम लोग के पास कैश पहले से कितना है, देखते हैं यहाँ पर 31,000, ठीक है। अच्छा लिखो तुम लोग लिखो एक बार ओपनिंग बैलेंस। हाँ लिखो ओपनिंग बैलेंस। अच्छा मेरे पास जितना पैसा है उसमें से हम क्या पे कर सकते हैं, पेड टू, मेरा क्या क्या खर्चा होगा वो हम रिकॉर्ड करें, लेस कर देते हैं पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, उससे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर सकते हैं, प्लस क्योंकि हम एक इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो मेरे पास और भी पैसा आएगा। कैसे आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये करके मेरे पास पैसा आएगा। अच्छा और शेयर इशू करके मेरे पास पैसा आएगा, ठीक है। तो और क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम, क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेश इशू, और इक्वल टू मेरा एक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, अगर हम लोग ये वाला चीज लिख लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था कैश का 31,000, ठीक है। अच्छा मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करना पड़ेगा, 65,000 प्लस 10%। हम कैश का बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करना पड़ेगा 65,000, और 10% प्रीमियम में होगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा 65,000 प्लस 10%, 65,000 प्लस 65,000 इंटू 10%, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बेच के मेरे पास कितना आएगा 15,000, लिखो 15,000। अच्छा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू वो मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ऐसे लिख देते हैं, ये रहने देते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्लोजिंग में कितना कैश रखना है, बोलो मुझे क्लोजिंग में कितना कैश रखने के लिए बोला है, 12,000 रखने के लिए, हाँ 12,000, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा बोलो तो, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना होगा अमाउंट में पता चल जाएगा। अब इसका तुम लोग कैलकुलेशन करो, ये हो गया मेरा 31,000, और ये कितना हो जाएगा 65,000 का 10% करने के बाद कितना आएगा देख लो। अच्छा 71,500, ठीक है, प्लस 15,000, ये पूरा टोटल करना है 65,000, 65,000 का 10% 6500 होगा, फिर उसमें वो ऐड कर लो, देखो आंसर आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल 12,000। अब जैसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करो इसका, ये कितना हो जाएगा 31,000
माइनस 71,500 प्लस 15,000, ये नेगेटिव में आ रहा है 25,500। देखो मेरा तो यही आ रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो जाएगा, 12,000 इधर रखते हैं और ये मेरा कैलकुलेट करके यहाँ पर आया माइनस 25,500, तो इधर आएगा तो प्लस 25,500 हो जाएगा। ठीक है, देख लो सही कैलकुलेशन हुआ है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना होगा, दोनों का ऐड करने से 37,500। अच्छा 37,500, ये रुपीस में ही आ रहा है ना, ये सब रुपीस का कैलकुलेशन करने से तो रुपीस में ही आएगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हम लोग का कितना हो गया 37,500। अब हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हैं। देखो हम लोग को कितना शेयर इशू करने के लिए बोला है वो तो खुद फाइंड आउट करने बोला है, लेकिन कितने का शेयर इशू होगा वो बताया है। देखते हैं यहाँ पर टू फाइनेंस, ये देखो कितना 50। देखो यहाँ पर बोला है ना मिनिमम शेयर कितने का होगा 50 ईच। ठीक है, तो क्या ये मेरा नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल तो 10 होता है, लेकिन मैंने बोला ना अगर क्वेश्चन हमें 50 बोलेगा तो 50 लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि हमें तो इशू प्राइस का कोई क्राइटेरिया नहीं बोला है कि हम लोग का प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में। और वैसे भी देखो इनका नॉमिनल वैल्यू कितना दिख रहा है, पहले से इनके बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है 50, तो कंफर्म कि ये मेरा नॉमिनल वैल्यू है। अब यहाँ पर कैसे निकालोगे, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू क्या कर दोगे 50। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू भी कितना है 50 है, इशू प्राइस भी कितना है 50 है, तो लोअर मेरा 50 आ रहा है, तो 37,500। अब यहाँ से नंबर ऑफ फ्रेश इशू भी निकल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेश इशू बोलो कितना होगा 37,500 डिवाइडेड बाई 50, ये भी रुपीज है ये भी रुपीज है, 750 शेयर्स। ठीक है 750 शेयर्स। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से करना था, क्योंकि हमें दो चीज मेंटेन करना है, एक तो हमें मेथड 3 फॉलो करना है, दूसरा हमें ये भी देखना है कि कैश अवेलेबिलिटी हमारे पास 12,000 क्योंकि रख के हमें बाकी कैश का यूज करना है, तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल इसका कैलकुलेशन कर लो। अच्छा अब यहाँ पर नहीं, ये तो निकाल लिया, अब सीआरआर में कितना हमें वो भी तो निकालना पड़ेगा, सीआरआर का कितना यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला कि हम लोग कितना शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब शेयर इशू करने का कितना है निकल गया, अब सीआरआर का कितना यूज करेंगे वो निकालेंगे। कैसे होगा, देखो हमने दो मेथड 3 फॉलो करना है, जिसमें सीआरआर प्लस क्या होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम। ठीक है, अच्छा बोलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम कितना लेना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कितना है 65,000 रुपीज का। ठीक है, रुपीज 65,000, नॉमिनल वैल्यू हम लोग का 100 करके है, मतलब 650 इंटू 100 नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पर और प्रीमियम नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम कितना होगा 65,000। ठीक है, अच्छा तो लिखो 65,000, और फ्रेश इशू से कितना लेना पड़ेगा 750 शेयर्स हमारा फ्रेश इशू होना चाहिए, और एक एक शेयर कितने का होगा 50 रुपीज का होगा। तो सीआरआर से कितना ड्रॉ करें वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सीआरआर से कितना ड्रॉ होगा 65,000, और ये माइनस करो कितना होता है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करने से 37,500। अच्छा तो कितना आ रहा है सीआरआर में, देखो 27,500। तो हमें सीआरआर से कितना लेना पड़ेगा 27,500। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि देखो हमें पैसा का जरूरत होगा जब भी हम लोग पे करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पर बोल रखा था ना कि हम लोग 12,000 ही यूज रख के बाकी पैसा यूज कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, रिजर्व से तो पैसा नहीं आता है, रिजर्व को तो ब्लॉक करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, शेयर इशू करके आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेच के आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस से आ जाएगा। लेकिन ओपनिंग बैलेंस में हमें कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी रखने के लिए बोला है, और पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ऐसे करके इससे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया बोलो तो,
कि हम लोग कितना सारा शेयर इशू कर सकते हैं या फिर शेयर इशू करके हमारे पास कितना पैसा आएगा 37,500। और इसका मतलब हम लोगों ने ये भी निकाल लिया कि नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना होगा। और इसको अप्लाई करके इस जगह पे हम लोगों ने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि सीआरआर कितने का क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, 27,500। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये नहीं कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग अगर पहले ये लगाओगे तो तुम लोग पूरा सीआरआर यहाँ पर ले लेने से प्रोसीड्स वैसे भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर पूरा सीआरआर यूज करेंगे, क्योंकि कितना सीआरआर यूज करना है वो तो हमें देखना पड़ेगा ना, कितना सीआरआर यूज करना है। हमें 65,000 चाहिए, वैसे तो फिर सीआरआर से हम लोग पूरा ही ले सकते थे। ये देखो यहाँ पर 48,000, लेकिन जरूरत क्या है, हमें तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा हमें स्टेप वाइज देखना है। पहले इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा वो लेना है, 12,000 बैंक में रख के बाकी पैसा यहाँ से भी यूटिलाइज करना है। उसके बाद हमें शेयर इशू करना है, फिर भी अगर कम पड़ता है तब मुझे सीआरआर ब्लॉक करना है। इसीलिए मुझे ये पहले आगे ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। समझ में आया मेरा बात? कि हम लोग 48,000 पूरा डायरेक्टली नहीं ले सकते। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हम ये पूरा ले ले, नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे बोला है कि पहले इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा वो यूज करो, फिर शेयर इशू करके जो पैसा आएगा वो यूज करो, बैंक में 12,000 रखने के बाद जो पैसा है उसे यूज करो। तो हम लोगों के बाद उसके बाद जो शॉर्टेज होगा उसका मुझे पीएल से यूज करना है, मतलब सीआरआर क्रिएट करना है। इसीलिए पहले ये स्टेप, आफ्टर दैट सीआरआर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बैलेंस करके कितने का सीआरआर क्रिएट करना है। समझ में आया? पहले सीआरआर में 48,000 लेके नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो समझ में आया? नहीं तो यहाँ पर तो तुम लोग सोच ही सकते हो ना कि हम लोग 48,000 पूरा ले ले। 48 का मतलब हम ये वाला बोल रहे हैं, ये देखो ये जो 48,000 है, तुम लोग यहाँ पर पूरा 48,000 लिख भी तो सकते थे, क्योंकि चाहिए मुझे कितना 65,000। लेकिन वो लिखने से नहीं होगा, क्योंकि मुझे बोला है पहले इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा जुगाड़ करो, फिर मुझे बोला है, क्योंकि मुझे पैसे का भी तो यूज करने बोल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व का यूज करने तो नहीं बोला है। ठीक है, आई होप की समझ में आया होगा। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। समझ में आया क्यों पहले वो करना है? अब चलो एंट्री पास करूं, यहाँ पर एंट्री पास करने बोला है। अब बोला सबसे पहले एंट्री क्या होगा, तो सीक्वेंस में एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बेचेंगे? इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचो, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा? 15,000। और इन्वेस्टमेंट चला जाएगा तो क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट था? 18, कुछ ऐसा था, 18,500। तो बोलो लॉस कितना होगा? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस करके देख लो कितना होगा, वही वाला 3,500। बी क्या लिखेंगे? बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद शेयर इशू कर दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें बोला है 12,000 बैंक में रख के पैसा यूज करना है, तो इसके बाद हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। शेयर इशू का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 750 नंबर ऑफ शेयर्स, और एक एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो इसमें? 50। कितना हो जाएगा? 37,500। और नरेशन भी लिखो, बी इक्विटी इशू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या करना है? देखो अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, अब रिडेम्पशन का ड्यू एंट्री कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, हम लोग के पास कितना पैसा आ गया है? 15,000 प्लस 37,500, कितना होता है टोटल? लगाओ, टोटल लगाओ 15,000 और 52,500। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हम लोग ड्यू करेंगे, लेकिन हमें पे तो ज्यादा करना है और ऊपर से हमें प्रीमियम भी भरना है। ठीक है, तो मैम नेक्स्ट एंट्री कर 52,500 ওটা ওই অ্যামাউন্ট কিসের জন্য ক্যালকুলেট করলেন? ওটা আমি জাস্ট বলতে চাইছি যে আমাদের দরকার কত, 65,000 এর থেকেও বেশি, কিন্তু আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল কত আছে এই মুহূর্তে? এই দুটো করে হ্যাঁ 52,500। 50। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ব্যাংকে রাখার পর যেটা আছে সেটাও অ্যাভেলেবেল আছে।
और हम लोग के पास देखो और एक चीज भी अवेलेबल है, 31,000 में से 12,000 बैंक में रख दो, बाकी पैसा भी तो अवेलेबल है। कितना होता है माइनस करके देखो, ये वाला 90। अच्छा, और वो कितना आया यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो देखा 50 to 500 प्लस 19,000 करो, ठीक है 71,500। समझ में आ रहा है मेरा बात? हम लोग के पास कितना पैसा का अवेलेबिलिटी हो गया है? 71,500। देखो ये समझ में आएगी नहीं, कैसे हुआ? 15,000 इन्वेस्टमेंट बेच दिया, शेयर इशू करके 37,500 आ गया, और बैंक बैलेंस में 31 नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? अप टू माइनस करके जितना आया था 19 ना कितना आया था, तो टोटल करने से तुम लोग बोल रहे आ रहे हैं 71,500। हम लोग को उतना ही देना है। कैसे देखोगे? ये देखो इतना देना है कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश में कितना देना है? 71,500। पैसे का जुगाड़ हो गया, आराम से पे कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? ये नहीं समझ में आया? 71,500 ही तो देना है, 65 और ये 10% प्रीमियम मिला के। अब कौन सा एंट्री करना चाहिए बोलो? ड्यू एंट्री। जब पैसा हो गया तो लोगों को पैसा दे देंगे, अब पैसा दे सकते हैं तो ड्यू एंट्री कर देंगे ना। तो ड्यू एंट्री करो। थर्ड नंबर एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो। इसमें कुछ रेट वेट दिया नहीं था, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 65,000। क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे तो कंपनी के बुक्स में क्या होता है? वो लॉस होता है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट कितना हो जाएगा? 6500। 10% प्रीमियम में दे रहे हैं ना, 2 क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500। इसमें क्या लिखेंगे? बी amount being preference shareholder due, being preference shareholder due, ठीक है। हमें 71,500 देना है, हम लोग के पास 71,500 का कैश अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रीमियम को अलग से राइट ऑफ करना पड़ता है। प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी रहता है? मैंने दो तरह का कंपनी बताया था, एक बताया था सेक्शन 155 के अंडर जो आता है, और एक जो है अदर कंपनी, ठीक है। तो एक कंपनी है जो कि पीएल सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व यूज करेगी, और एक तरह का कंपनी क्या यूज करेगी? नहीं कर पाएगी, एक और एक करेगी, ठीक है। बाकी तो दो चीज तो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास अवेलेबल है क्या? देखो रिजर्व सरप्लस में अवेलेबल क्या है? बोला है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? पीएल है। तो कोई भी कंपनियों में क्या लेना देना, पीएल तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, पीएल में कितना है हम लोग का? 48,000, ठीक है। और हमें प्रीमियम के लिए चाहिए कितना? 6,500। और इसमें से हम लोगों ने कितना ले लिया है? 27,500। देखो हम लोग का कितना था? 48,000। सीआरआर के लिए कितना ले चुके हैं? 27,500। इसके बाद कितना बच रहा है? 20,500, ठीक है। हमें चाहिए कितना? 6,500। तो हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करूं यहाँ से। तो अगर हम लोग प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगा? प्रीमियम मेरा लॉस था तो डेबिट हुआ था, जब राइट ऑफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और लेना किसको है? पीएल को, ठीक है। तो लिखो पीएल अकाउंट डेबिट कितना होगा? पीएल अकाउंट डेबिट 6,500 टू क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ম্যাম এই এন্ট্রিটা বুঝতে পারলাম না ক্যালকুলেশনটা। এন্ট্রিটা বুঝতে পারলে না? আমাদের কাছে 48,000 পিএল এ ছিল, ঠিক আছে। তার মধ্যে থেকে সিআরআর এ ট্রান্সফার হয়েছে, কত হয়েছে সিআরআর এ? मैम 27,500। 27,500। हाँ, तो बच रहा है कितना? 20,500। अच्छा, इसमें और एक चीज भी एडजस्ट कर सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हुआ ना, कितने का? वो भी यहाँ से डिडक्ट होगा, ठीक है। कितना हो रहा है? 17,000। फिर भी पीएल में कितना बच रहा है? 17,000। उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो প্রিমিয়াম का রিডেমশন है, প্রিমিয়ামের রিডেমশন যখন করবে তখন দেখো ফ্রি রিজার্ভ থেকে করতে হয়, আর সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামও ইউজ করতে পারে, কিন্তু ওটা রেস্ট্রিকশন থাকে কোম্পানি সেকশন 155 আগের দিন লিখিয়েছিলাম। তাহলে আমি যদি প্রিমিয়ামটা রিডিম করতে চাই, লসটাকে রাইট অফ করতে চাই, তাহলে আমি রিজার্ভটা ইউজ করব। রিজার্ভে আমার অ্যাভেলেবিলিটি আছে, তাই আমি রাইট অফ করতে পারছি 6,500। বলো, বুঝতে পারলে? ম্যাম মানে এই প্রিমিয়ামটা হচ্ছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম না, এই প্রিমিয়ামটা মানে আমরা এক্সট্রা দিচ্ছি। এটা তো রিডেমশন প্রিমিয়ামে হচ্ছে, সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম না। এখানে তো বলে দিয়েছে 10% প্রিমিয়ামে রিডিম হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই
মানে ম্যাম আমাদের এক্সট্রা দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ প্রিমিয়াম মানে এক্সট্রা দিতে হবে। আচ্ছা, আর ম্যাম সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট যেটা আমরা লিখি ওটা মানে আমরা মানে আরো এক্সট্রা পেলাম। সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম মানে তুমি যদি তোমার শেয়ার যদি প্রিমিয়ামে লিস্টেড হয় তাহলে তুমি এক্সট্রা টাকা পাবে, মানে এক্সট্রা টাকা পাবে বলতে কি শেয়ারে যদি ডিমান্ড বেশি থাকে তাহলে অটোমেটিক শেয়ার হচ্ছে হায়ার প্রাইসে লিস্টেড হয়ে যায়, তখনই এটা सिक्योरिटीज प्रीमियम হচ্ছে। ओके मैम। ठीक है, अब लिखो इसमें बी लॉस ऑन रिडेम्पशन, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, गलती से लॉस कर दिया, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब सीआरआर भी तो क्रिएट करेंगे, तो सीआरआर कहाँ से क्रिएट करेंगे, पीएल से ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सीआरआर। अच्छा कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा वो हम लोगों ने क्वेश्चन में देख लिया है कैलकुलेशन करके पहले, 27,500, ठीक है। और ये सब पूरा हो रहा है, हम बार बार वो तुम लोग को जो चेक करवा रहे हैं ना, क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी है, तुम लोग देख सकते हो 48,000 में सीआरआर यूज कर लो, लॉस को जो इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हुआ है उसको भी राइट ऑफ कर लो, फिर भी प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास पैसा बच रहा है, ठीक है। उसके बाद भी पीएल में पैसा बच रहा है कि नहीं, अभी कैलकुलेट करके देखा ना हम लोगों ने। तो बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले पैसा देख लिया, पैसा कितना है, अब हम लोग केपेबल हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के लिए, तो मैंने ड्यू एंट्री कर दिया। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा और सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ये आगे पीछे कर सकते हो ये दो एंट्री, ठीक है। पहले सीआरआर कर लो फिर प्रीमियम कर लो, और एकदम एंड में हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे, तो पे का एंट्री करो। पे का एंट्री क्या होगा बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैम थोड़ा अकाउंट, मैम लास्ट वन, मैम हो गया। अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। अच्छा कितना पे करना पड़ेगा, जितना ड्यू हुआ है 71,500 विथ प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनी ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम लोग प्रीमियम में पे करेंगे, तो प्रीमियम ही पे करना पड़ेगा, बीइंग अमाउंट पे। बोलो समझ में आया कैसे करके होगा ये, लेकिन ये क्वेश्चन को स्टार दे ম্যাম सकते हो তার क्योंकि মানে अलग রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসটা এখন 0 হয়ে গেল, 48,000 যেটা ছিল ওটা না 0 হয়ে জিরো গেল। জিরো হয়নি, এখনো রয়েছে, ওটাই দেখাচ্ছিলাম একটু আগে। जीरो हुआ है क्या रिजर्व एंड सरप्लस, नहीं जीरो तो अभी तक नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है देखो, हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस में हम फिर से बता देते हैं, देख लो कितना था पीएल में 48,000, वहां से सीआरआर के लिए कितना यूज हुआ 27,500, प्रीमियम पे करने के लिए कितना यूज हुआ है 6,500, और जो लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट बेच के वो भी यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, तो कितना हो रहा है 3,000, जैसे प्रॉफिट होने से ऐड होता लॉस होने से, और ये सब करने के बाद आ रहा है 10,500 प्लस नया जो सीआरआर बना, जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसका हम बता रहे हैं, सोचो नया जो सीआरआर होगा वो भी तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये तो पीएल का बैलेंस है, ऑब्वियसली ये पीएल का ही बैलेंस है, हम ये बोल रहे हैं कि रिजर्व सरप्लस में कितना आएगा, एक पीएल आएगा, पीएल का वैल्यू कितना होगा 10,500, और रिजर्व सरप्लस में और एक रिजर्व आएगा उसका नाम क्या होगा सीआरआर, सीआरआर इज आल्सो रिजर्व, तो सीआरआर को कैसे लिखोगे, सीआरआर कितने का आ जाएगा, जितने का भी बना, कितने का बना 27,500, तो नए बैलेंस शीट में मुझे बोलो टोटल रिजर्व सरप्लस के अंडर कितना वैल्यू आएगा, हाँ टोटल करने से 38,000, बोलो एक बार बुझते पारले गौरव, হ্যাঁ ম্যাম। 27,500, ठीक है, ये पीएल का और ये सीआरआर का, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं रिजर्व सरप्लस के अंडर नए बैलेंस शीट में पीएल कितना दिखेगा 10,500, सीआरआर कितना दिखेगा 27,500, तो टोटल रिजर्व सरप्लस कितना दिखेगा 38,000, तो जीरो नहीं हुआ है अभी, ठीक है जीरो नहीं हुआ।
इसका बैलेंस शीट बनाने बोल सकता है, अगर बोलेगा तो इस तरीके से कैलकुलेट देख लेते हैं। इसमें बोला है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, बोला नहीं है जो है बैलेंस शीट बनाने के लिए। लेकिन हम तुम लोग को एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बैलेंस शीट टी शेप में बना के दिखाते हैं, लेकिन टी शेप में नहीं बनेगा कंपनी अकाउंट में, ठीक है। ये हम रफली ऐसे ही समझा रहे हैं तुम लोग को। देखो अगर टी शेप में हम लोग करते भी हैं, जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं, अगर एग्जाम में आए तुम लोग को, लेकिन ये जो फॉर्मेट है उसी में करना पड़ेगा, इसमें नहीं होगा। तो मुझे बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ तो कितना कितना आएगा। रिजर्व सरप्लस तो अभी मैंने बता दिया, तुम लोग कैलकुलेट करो। मैम रिजर्व सरप्लस 38,000। रिजर्व सरप्लस में तो अभी मैंने बताया 38,000 आएगा। अच्छा शेयर कैपिटल में कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर तो चल गया, बचा क्या है पुराना वाला इक्विटी शेयर और नया इक्विटी शेयर इशू हुआ है। पुराना इक्विटी शेयर कितना है 2,25,000 और नया कितना होगा, नया वाला ऐड करो कितना आया, देखो ना चेक करो एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करके सॉरी इक्विटी शेयर 37,500, तो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मुझे बोलो तो कितना आ रहा है टोटल करने से, 2,25,000 और 37,500, 2,62,500। नहीं समझ में आया, ये देखो यहाँ पर बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, समझ में आ रहा है 37,500 कहाँ से आया। अच्छा और क्या आएगा लाइबिलिटी साइड, ट्रेड पेबल जैसा था, ट्रेड पेबल क्वेश्चन में बचा हुआ था कितना था 56,500, तो लिखो 56,500 आ जाए, ठीक है। ये देखो ट्रेड पेबल लिखो 56,500। अच्छा और क्या आएगा लाइबिलिटी साइड, और तो कुछ नहीं आएगा, इसका टोटल लगा लो। और एसेट साइड में क्या क्या आएगा, पीपीई कितने का आएगा 3,45,000, क्योंकि पीपीई तो जैसा था वैसा ही है, ठीक है 3,45,000। और कैश कितना बचेगा ओनली 12,000, ठीक है। कैश हम लोग का 12,000 बचेगा, कैसे देखो सिंपल है, 31,000 कैश था जिसमें से हमें बोला था 12,000 रखने के लिए। अगर तुम लोग सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आया वो भी तो आया, लेकिन वो तो चला भी गया, उसी से तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिए ना। क्योंकि देखो हम लोग के पास टोटल कैश कितना था, हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी दोनों साइड टोटल करके पहले मुझे बताओ कितना आ रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं इधर लाइबिलिटी में, और इधर इधर भी उतना ही आना चाहिए, आ रहा है 3,57,000। अगर बैलेंस शीट बनेगा तो ऐसे बनेगा। अब कैश का क्या हुआ, देखो कैश हम लोग के पास था कितना 31,000, फिर इन्वेस्टमेंट बेच के कितना आया 15,000, हम लोगों ने उसमें से कितना पैसा दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 71,500, ठीक है। और एक शेयर इशू करके पैसा आया कितना 37,500। अब देखो इसको बैलेंस करने से 12,000 ही आना चाहिए, वही तो इक्वेशन मैंने बनाया था, देख लो ये चेक करके देख लो 12,000 आ रहा है मैम कि नहीं। पीपीई माने पीपी माने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट के এখন प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट বলে, फिक्स्ड एसेट এর নতুন নাম। हो रहा है 12,000, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो हो रहा है, समझ में आया इसका पूरा कंसेप्ट। अगर इसके तुम लोग को बैलेंस शीट भी बनाने बोलेगा तो तुम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा, बस प्रेजेंटेशन कैसे करना है विद नोट्स टू अकाउंट्स, और ये शेप नहीं चलेगा, कैसे करना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा। ये भी प्रॉपर नहीं किया हुआ है, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स होके होता है वैसे ही पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो नहीं हो रहा है, पूरा कंसेप्ट इस तरीके से होगा। कैश में 12,000 बचेगा, पीपी में जैसे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ तो ये ऐसे रहेगा। रिजर्व सरप्लस मैंने बता दिया कैसे करके हो रहा है, ट्रेड पेबल जैसा था वैसा ही रह गया, और इधर हम लोगों का शेयर कैपिटल में ये ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 December 2022। शेयर कैपिटल 40,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड, और ये टोटल करके 4 लाख हो रहा है, वो भी हमें दे दिया है। फिर बोल रहा है 1,000 रिडीमेबल 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 इज फुल्ली पेड। अच्छा रिजर्व सरप्लस में देखो कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएल है। 1st Jan 2023, the board of directors decide to redeem the preference share at par by utilization of reserve। बोलो कौन सा मेथड, बोलो CRR मतलब मेथड
1, ठीक है। तो बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिजर्व का यूटिलाइजेशन करके ये लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं, वो भी पार पे, मतलब कितना लौटाना पड़ेगा 1 लाख के बदले 1 लाख, ठीक है। अच्छा, और हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफर, बस जर्नल एंट्री करने बोला है, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 6, अच्छा लिखो। अच्छा, सीआरआर में कितना जाएगा, सीआरआर इक्वल टू क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम। यहाँ पर मैंने और कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें मेथड 1 ही बोला है ना, सिर्फ सीआरआर का यूटिलाइजेशन। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना होगा 1 लाख, तो सीआरआर कितने का बनना चाहिए 1 लाख का, ठीक है। अच्छा, सीआरआर बनाने के लिए क्या चाहिए, फ्री रिजर्व चाहिए। अच्छा बोलो क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं। सीआरआर बनाने के लिए क्या चाहिए, फ्री रिजर्व। क्या कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, नहीं होता है। फ्री रिजर्व क्या होता है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग काम पे ले सकते हैं। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकेंगे, नहीं। अच्छा, जनरल रिजर्व, हाँ फ्री रिजर्व, पीएल यूज कर सकेंगे। अच्छा, तो हमें चाहिए कितना 1 लाख। अच्छा, तो जनरल रिजर्व में कितना है 75, वो पूरा लेना पड़ेगा। और पीएल में कितना है 35, तो कितना चाहिए, ठीक है। तो बाकी पीएल में बच जाएगा, तो एंट्री करो। कैसे एंट्री करेंगे, पहला जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इससे पूरा ले लेते हैं 75,000। अच्छा, और बाकी पीएल से लेंगे जितना बैलेंस करके जरूरत होगा, देख लो पूरा तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, 25,000 का जरूरत पड़ेगा, मतलब पीएल में बच जाएगा अमाउंट। 2 क्या हो जाएगा सीआरआर, सीआरआर, ठीक है। इतने का सीआरआर क्रिएट होगा, कितना 1 लाख। तो बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, सबसे पहले रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को सीआरआर में ब्लॉक कर देना पड़ेगा। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे। अब कितने का प्रेफरेंस शेयर है, नाम क्या है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो लिखो 10% रिडीमेबल, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना है नॉमिनल वैल्यू 1 लाख, ठीक है। और पार पे ही रिडीम होगा। 2 क्या कर देंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ तो कुछ है नहीं प्रीमियम वगैरह, कितना होगा 1 लाख। अच्छा, लिखो बी अमाउंट ड्यू। और थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा, बैंक 1 लाख, बीइंग अमाउंट पे, बीइंग अमाउंट पे। देखो ये तो आसान था, लेकिन ओनली मेथड 1 पे बेस्ड था, ठीक है। हमें बोला था सिर्फ और सिर्फ क्या यूटिलाइज करना है, कंपनी को रिजर्व। तो कैसे करके चेक करेंगे, रिजर्व यूटिलाइज करने का मतलब ओनली बाय क्रिएटिंग सीआरआर, ठीक है। सीआरआर कितना क्रिएट होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, जो कि क्वेश्चन में हमें मिल जाता है। वहां से हमें पता चल गया सीआरआर। सीआरआर कैसे क्रिएट होता है, बाय यूजिंग फ्री रिजर्व। हमें बहुत सारा रिजर्व दिया था, जिसमें से 2 ही फ्री था, एक जनरल और एक पीएल, तो वो यूज कर लिया, ड्यू कर दिया, फिर पेमेंट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 7, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी लिमिटेड हैड मैम 3012। একবার ওই আপনারা দেখাবেন, একবার লাস্ট এন্ট্রিটা বাকি আছে। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে আছে। अच्छा, अच्छा देखो क्या बोल रहा है, सी लिमिटेड हैड 3012% redeemable preference share of 100 each fully paid up. The company had to redeem these shares at premium of 10%. कंपनी बोल रही है 10% प्रीमियम में पे करेगी। मतलब कितना करना पड़ेगा, देखो 3000 इंटू 100 करके जितना हो रहा है उतना तो देना ही पड़ेगा, प्लस इस वैल्यू पे और भी 10% देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 3000 इंटू और कितना देना पड़ेगा 10, ऐसे भी तो निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख,
प्लस कितना देना पड़ेगा 30,000, तो कितना हो जाएगा 3,30,000। इतने का हमें क्या चाहिए, कैश अवेलेबिलिटी चाहिए, तभी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है इट वाज डिसाइड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग, बोल रहा है 25,000 इक्विटी शेयर बता दिया है, देखो बच गए हम लोग, हर बार हमें निकालना पड़ता था, अभी बोल रहा है कि बता ही दिया कि कितना इक्विटी शेयर इशू होगा 25,000, और कितने वाला 10 पर वाला, ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हैं 1,000 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। अब ये एक नया पॉइंट आ गया, कंपनी ने क्या इशू किया है, डिवेंचर इशू किया है। कंपनी कर सकती है डिवेंचर इशू करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकती है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए, ठीक है। ये रूल्स है, यहाँ दिया है तो हम लोग एंट्री जरूर करेंगे कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, साथ ही साथ कंपनी ने क्या इशू किया है, डिवेंचर भी इशू किया है, बट उस पैसे को कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए। अच्छा आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वे रिसीव्ड इन फुल, मतलब दोनों तरीके का इशू फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, मतलब डिवेंचर भी सब्सक्राइब हो गया है, इक्विटी भी सब्सक्राइब हो गया। द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, और कंपनी ने पेमेंट भी कर दिया है। द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी के पास इतना बोल रहा है कि ठीक ठाक अमाउंट का प्रॉफिट है, मतलब अगर हमें पीएल का यूज करने का जरूरत होगा, जितना चाहिए उतना हम लोग यूज कर सकते हैं। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर कौन सा मेथड हमें लगाना चाहिए, मेथड 3, क्यों बताओ। देखो हम लोग इक्विटी शेयर इशू करके हमें कितना कैश मिल रहा है वो तो हमें दिख ही रहा है, निकालना भी मतलब हमें खुद से इस बार कैलकुलेट नहीं करने के लिए करने का जरूरत नहीं, कितना हो रहा है 2,50,000। अभी अभी हम लोगों ने देखा हमें कितने पैसे का जरूरत है इस रिडेम्पशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, 3,30,000। तो 2,50,000 से तो बात बनेगा नहीं, तो फिर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर। और अगर तुम लोग सोच रहे हो ये तो इशू कर दिया, लेकिन मैंने अभी भी बोला डिवेंचर इशू कर सकता है कंपनी कि हाँ इक्विटी के साथ डिवेंचर भी इशू करना है, बट उस पैसे को कभी भी हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए काम पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इशू कर सकता है, पैसा आ सकता है, बट उस पैसे को यहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब मेथड 3 लगाना पड़ेगा, यानी हमें और क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर, ठीक है। तो पहले वो निकालते हैं कि कितने का सीआरआर होगा। जैसे हर बार हम लोग नंबर ऑफ फ्रेश इश्यूज निकाल रहे थे, सेम उसी मेथड से हम लोग अब क्या निकाल पाएंगे, सीआरआर निकाल पाएंगे। लिखो इलास्ट्रेशन 7, वर्किंग नोट नंबर 1, लिखो यहाँ पर सीआरआर प्लस क्या हो जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, तुम लोग जो लिखना चाहो लिख सकते हो, सीआरआर, ठीक है। अच्छा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हमें पता है कितना 25,000 इंटू 10, यहाँ पर अभी दे दिया है क्वेश्चन में, 10 क्यों ले रहे हैं, देखो आराम से देख सकते हो, पर वैल्यू बोल दिया है, इशू प्राइस और पर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, इशू प्राइस तो कुछ बोला नहीं, बोल रहा है पर पे ही इशू हुआ है तो 10 ले लो। अच्छा और नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना है 3,000 इंटू 100, ठीक है, 3,000 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा सीआरआर, तो ये बन रहा है 3 लाख और ये बन जाएगा 2,50,000, तो सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा 50,000, ठीक है। सीआरआर हमें 50,000, एक्चुअली हमें कंफ्यूज करने के लिए वो डिवेंचर दे रखा है, बट डिवेंचर को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और क्या सीआरआर कहाँ से बनेगा, प्रॉफिट फ्री रिजर्व से, और कंपनी के पास फ्री रिजर्व के तौर पे क्या अवेलेबल है, बोला कि सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। सफिशिएंट मतलब हमें जितना चाहिए हम लोग उतने का एंट्री पास कर सकते हैं, हमें कुछ बोला नहीं है, तो हमें 50,000 अगर चाहिए, बोल रहा है कि है हमें जितना चाहिए उतना है, ऐसा बोल रहा है। देखो लैंग्वेज क्या यूज किया है, अमाउंट नहीं बताया, बोल रहा है द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, हमें अगर प्रॉफिट का जरूरत है तो कंपनी के पास उतने का अमाउंट का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, ये बन गया। अच्छा अब हम लोग सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, बोलो शेयर इशू करते हैं पैसा मिलेगा, ठीक है, तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा कितना हो जाएगा 25,000 इंटू 10, 2,50,000 बी इक्विटी शेयर इशू। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है ड्यू कर सकते हैं, ठीक है, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू से करना पड़ता है ना, 3,000 इंटू 100,
कितना होगा 3 लाख। और क्या होगा, प्रीमियम पे रिडीम होगा, क्वेश्चन में बोला है ना 10% प्रीमियम के साथ रिटर्न करने वाला है ये लोग पैसा, ये देखो। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करो, अच्छा लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कितना होगा 3000 इंटू 10% प्रीमियम बोला है, कितना हो जाएगा 30,000 टू क्या हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना हो जाएगा 3,30,000 बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, हमें ये पूरा अरेंजमेंट रखना है कि हम लोग 3,30,000 का कैश पेमेंट करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में हम लोग मेथड 3 फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उतना सीआरआर से जो चाहिए और इशू ऑफ शेयर से। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सीआरआर में ब्लॉक करो पैसा, कितने का सीआरआर क्रिएट होगा, अभी तो निकाला 50,000। एंट्री क्या होगा, पीएल डेबिट करना पड़ेगा, सफिशिएंट प्रॉफिट बोला है तो पीएल का यूज करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। अच्छा सीआरआर का अमाउंट मेरा 50,000 बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। अच्छा, और हमें प्रॉफिट और एक रीजन से भी चाहिए, किस रीजन से चाहिए, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, कितना चाहिए, जितने का प्रीमियम था, कितना 30,000। क्या हमारे पास प्रॉफिट है, हमें तो कोई अमाउंट बोला नहीं, बोल रहे जितना जरूरत है उतना प्रॉफिट है, तो चलो हम लोग फिर से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 30,000 being premium write off। ম্যাম একটু স্ক্রিনটা উপর দিকে ওঠাবেন। देखो उसके बाद क्या करोगे, पेमेंट कर दो, पेमेंट का एंट्री कर दो। ओ हाँ, डिवेंचर इशू का भी एंट्री कर लो और उसके बाद जो है पेमेंट कर दो। अच्छा डिवेंचर वाला बात भूल ही गए, वो पहले करने से भी होता। ठीक है चलो भूल गए तो कर लो, डिवेंचर इशू कर दो बैंक टू 14% डिवेंचर। ठीक है, 2 एंट्री होगा। अच्छा গৌরব লিখেছো, ম্যাম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডিবেঞ্চার অ্যাকাউন্ট হবে। এটা লিখে নিয়েছো তুমি? হ্যাঁ ম্যাম 4 অবধি হয়ে গেছে। अच्छा ठीक है, अच्छा अब लिखो हम लोग पहले पेमेंट कर देते, क्योंकि मैंने तो लिखवाया नहीं डिवेंचर वाला ना, तुम लोग इसके बाद लिखने से ज्यादा अच्छा होता है सेकंड वाले में। ठीक है, तो फिर सेकंड बोल के लिख लो ना, पॉइंट 2 में हो जाएगा। ठीक है, और अभी लास्ट में लिखवा देते स्टार देके। अब अगर हम लोग का डिवेंचर नहीं होता तो इसके बाद का एंट्री क्या होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या होता बैंक, और इसके बाद ये क्लोज हो जाता, कितना होगा यहाँ पर 3,30,000। ठीक है, बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और लास्ट एंट्री हम करवा रहे हैं लेकिन ये हम लोग का सेकेंड एंट्री होना चाहिए, हम यहाँ पर सेकेंड एंट्री बोल के लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री ये वाला होगा, भूल गए थे इसीलिए यहाँ पर स्टार देके लिखवा देते हैं। क्या लिखोगे, डिवेंचर इशू का एंट्री, डिवेंचर तो लोन के तरह है, लोन इशू करने से बैंक टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिवेंचर कितना है, डिवेंचर हम लोग का 14% टू 14% डिवेंचर, कितना होगा 1 लाख, 1,000 इंटू 100, 1 लाख। ये उसके बाद लिखने से ज्यादा बेटर होता, क्योंकि हम लोग का तो उसके बाद ही बोल रहा है ना कि इशू होगा, तो बी डिवेंचर इशू, बीइंग डिवेंचर इशू। ठीक है, तो ये वाला हम लोग सेकंड में लिखने से ज्यादा बेटर होगा। ठीक है चलो ये वाला हम लोग का
यहाँ पर तो 6th नंबर पे आ जा रहा है, ठीक है, मैंने 2nd नंबर पे बोला, समझ में आया कैसे होगा। लेकिन यहाँ एक नोट्स लिख लो, याद रहेगा कि हम लोग डिवेंचर को यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। एक नोट लिख लो, ठीक है, नोट लिखो, इन केस ऑफ redemption of preference share when the company choose the option of fresh issue, such fresh issue should be issue of shares. Fresh issue not include issue of debenture. फ्रेश इशू में हम लोग कभी भी डिवेंचर को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, डिवेंचर अगर क्वेश्चन में बोलेगा उसका एंट्री हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी इशू किया है, बट उसका कोई भी इम्पैक्ट रिडेम्पशन के साथ रिलेटेड नहीं है, रिडेम्पशन के किसी काम में वो आने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इलस्ट्रेशन 7। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 8 देखो, इलस्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference share of 100 each fully paid up। ये इशू हुआ है इतने तारीख को। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल के नाम पे इनके पास क्या क्या है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो रिजर्व सरप्लस अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व में 80,000, पीएल में कितना 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बता ही दिया है, मतलब फ्री है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोला है नॉट फ्री। ठीक है, तो ये 5,000 हम लोग का फ्री रिजर्व में नहीं आएगा। अच्छा, अब बोल रहा है नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 10,000 का बोला है। ठीक है, आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री, देखो शायद ऐसा बोला है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 बोल रहा है कि नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और यहाँ पर क्या लिखा है 10,000, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है क्या, नहीं, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखा है 2,000 लिखा है। अच्छा, 10,000 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में कितना है 10,000, इसमें से नॉट फ्री कितना है 5,000, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो फिर फ्री कितना हो गया 5,000, इसका मतलब बाकी फ्री है, तभी तो स्पेसिफिकली बोला है कि 5,000 नॉट फ्री। आप बोल रहे हैं देखो प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,000 है, कैश में कितना है, cash at bank 98,000, preference share are to be redeemed at a premium of 10% and for the purpose of redemption the director are empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed reserve and surplus। बोलो कौन सा मेथड, फिर से पढ़ रहे हैं, थर्ड वाला मेथड, क्योंकि डायरेक्टर कैसे, मेथड 3 देखो कैसे हो रहा है, डायरेक्टर को क्या क्या पावर दिया गया है, बोल रहा है कि वो फ्रेश इशू कर सकता है। ठीक है, यानी मेथड 2। फिर बोल रहा है आफ्टर यूटिलाइजिंग, लेकिन फ्रेश इशू कितना होगा वो कैसे डिसाइड होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सीआरआर क्रिएट के लिए हमें आगे जितना सीआरआर बार करते हैं। हाँ, फ्री रिजर्व हम लोग पहले देख लेंगे कितना हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा सीआरआर क्रिएट करने के बाद, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे फ्रेश इशू, मतलब मेथड 3 हो गया। और क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इज सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, जनरल रिजर्व में कितना रखना पड़ेगा
20,000, जैसे वो कैश वाला लगाया था 12,000 रखना है, और विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, और इसको यूज नहीं करना है, मतलब ये 20,000 सेट असाइड कर देना है। पास जर्नल एंट्री, सिर्फ बोला है जर्नल एंट्री पास करने के लिए, ठीक है। हम लोग सीआरआर तो बना लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एक रेस्ट्रिक्शन दिया है कि जनरल रिजर्व हम लोग पूरा पूरा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करके होगा, लिखो इलस्ट्रेशन 8। तो यहाँ पर दो मेथड होगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सीआरआर चाहिए प्लस क्या चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, तुम लोग वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा आप देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना होगा, 100 शेयर है, एक एक शेयर 100 का है, टोटल शेयर कितना है 1000, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 1000 इंटू कितना होगा 100 होगा। अच्छा सीआरआर कितना बनेगा वो तो हमें देखना पड़ेगा, सीआरआर देख लेते हैं, और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ये भी हमें नहीं पता, तो पहले सीआरआर देखना पड़ेगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ये हमें नहीं पता। अच्छा सीआरआर में कितना होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पर सीआरआर भी लिख देते हैं, अब हम चेक करेंगे कि सीआरआर में कितना हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। अच्छा इसमें हमें रेस्ट्रिक्शन बोला था, ठीक है, यहाँ तक लिख लो फिर हम बताते हैं। सबसे पहले तो तुम लोग मुझे बताओ कौन कौन सा रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा लिखो लिखो, अगर नहीं लिखो तो लिखो, हो गया लिखे हो, कौन कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हो बोलो, 3 कौन कौन सा है, जनरल रिजर्व, पीएल और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, लेकिन सभी में हाँ सभी में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हम ये साइड में दिखाते हैं, देखो जनरल रिजर्व कितना है मुझे बताओ, टोटल 80,000, उसमें से कितना यूज नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड कितना बोला है 20,000, ठीक है। तो हम लोग यूटिलाइज कितना कर सकते हैं 60,000, ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लेंगे। अच्छा और हम लोग के पास पीएल है, पीएल में कितना है 20,000, अच्छा पीएल में है 20,000। अच्छा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम राइट ऑफ के लिए पहले पैसा रखना पड़ेगा, पहले सीआरआर में भेज नहीं सकते, मेरा एक एग्जांपल करवाया हुआ था ना, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हम हर एक एंट्री में पहले प्रीमियम वाला ही दिखा रहे हैं, प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ेगा। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कितने प्रीमियम में राइट ऑफ करेंगे, कहाँ बोला था, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है 10%। अच्छा तो मेरा कितना था टोटल प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, 1 लाख का 10% मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आए कि नहीं, पहले तो मुझे पीएल से प्रीमियम का राइट ऑफ तो हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो अगर हम सीआरआर में ज्यादा डाल देंगे यहाँ से तो फिर फ्रेश इशू करके तो हम लोग सीआरआर का कमी पूरा कर सकते हैं, लेकिन पीएल का जो राइट ऑफ का जो एबिलिटी है वो कैसे पूरा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000, ये हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरा क्या निकल रहा है, ये ट्रांसफर टू सीआरआर हो सकता है, अब जितना जरूरत होगा उतना ट्रांसफर करेंगे। और एक क्या है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वो कितना था 10,000, टोटल 10,000 था, और उसमें से रेस्ट्रिक्टेड था 5,000, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड था 5,000, तो बचा कितना 5,000, ये हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसफर टू सीआरआर कर सकते हैं, ऐसे करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मैंने समझाने के लिए बोला, अगर तुम लोग इसको नहीं भी करना चाहते हो वहां कैलकुलेशन पे भी दिखा सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए बोला कि हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख के भी दिखाएंगे वहां पर। तो देखो ये समझ में आया, जब हमारा प्रीमियम का बात आता है और सीआरआर का बात आता है तो पहले प्रीमियम के लिए पैसा सेट असाइड करो, क्योंकि प्रीमियम फ्रेश इशू को सब्स्टिट्यूट, लेकिन सीआरआर अगर मेरा कम हो रहा है तो फ्रेश इशू से सब्स्टिट्यूट होगा, मुझे जरूरी थोड़ी ना है कि सीआरआर पूरा ही बनाना ही पड़ेगा। और वैसा अगर क्वेश्चन होगा कि सिर्फ मेथड 1 फॉलो हो रहा है तो उतना सफिशिएंट अमाउंट देगा पीएम का, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसी चीज को, देखो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जनरल रिजर्व का कितना था 80,000 माइनस 20,000, देखो जो मैंने समझाया वैसे करके लिख रहा है। अच्छा पीएल का कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 5,000, और यहाँ पर ऐड कर दो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, जैसा है, और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अच्छा यहाँ पर कितना आ रहा है 1,000 इंटू 100 करने पे 1 लाख, ठीक है। अब कैलकुलेट करके मुझे बोलो 80 माइनस 20,
60 और 10, 70 और 5 कितना हो रहा है? 75 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 75,000, चेक करके देखो 75,000 आएगा, प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल क्या हो जाएगा? 1 लाख। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना होगा? हाँ, और वहां से नंबर भी निकालो। 1 लाख माइनस 25,000, मतलब शेयर इशू करके हमारे पास, सॉरी 75, मैंने 25 लिख दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25,000। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इनटू क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अब देखते हैं नॉमिनल वैल्यू क्या है। जो शेयर इशू करने का बात हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोलने से कैसे मानेंगे? पार पे इशू हो रहा है, तो पार वैल्यू कितना? इनका प्रीवियस शेयर का पार वैल्यू कितना था? इक्विटी का 10 था, तो अभी कुछ नहीं बोला है तो कितना मानेंगे? 10 ही मानेंगे, क्योंकि देखो सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स जो बोला है ना, वहां पर हमें कहा बोला है कि कौन कितने का शेयर इशू करना है, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग पहले जैसे इनका शेयर था वैसा मान के कर लेंगे। तो इनटू कितना करेंगे? 10। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा? 25,000, हाँ 2,500 हो जाएगा, 2,500। इतना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक एक करके एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे? शेयर इशू करने का एंट्री कर दो। ठीक है, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना होगा? 2,500 इंटू कितना हो जाएगा? 10। 25,000 being share issue, being share issue। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर सकते हो, फिर उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ कर देना, फिर सीआरआर बनाना। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर कितना था? 8% वाला था। देखो तो नाम लिखो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना होगा? नॉमिनल वैल्यू कितना? 1 लाख था। 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख। और क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। बोलो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10% बोला था ना, तो 1 लाख का 10% भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग 1,000 इंटू कितना कर सकते हो? 10। बात तो एक ही है, अगर तुम लोग 1 लाख पे लगाओगे तो 10% लगाने से भी आएगा, या फिर पर शेयर पे 10 रुपया एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा? 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1,10,000। इतने का हमें कैश का जरूरत होगा। ठीक है, तो बी अमाउंट ड्यू। ठीक है, अच्छा इतना देना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या यूटिलाइज करेंगे? प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए क्या देना पड़ेगा? पीएल। ठीक है, पीएल का यूटिलाइज कर सकते हैं, चलो पीएल का यूज कर लेते हैं। जनरल रिजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3rd नंबर, क्योंकि जनरल रिजर्व में रेस्ट्रिक्शन है तो हम लोग पीएल को ही यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना चाहिए? 10,000। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पहले ही पीएल से दिखा ही रखा था, क्योंकि जनरल रिजर्व में रेस्ट्रिक्शन है। वैसे जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन है तो उसमें जाने का जरूरत है। बी प्रीमियम राइट ऑफ, बीइंग लॉस ऑन प्रीमियम राइट ऑफ भी लिख सकते हो, बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ भी लिखा जा सकता है। अच्छा अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? सीआरआर क्रिएट बस, और उसके बाद पेमेंट। तो सीआरआर कितने का बनेगा? हाँ 75,000। ठीक है, वो तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, सीआरआर 75,000 का बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टू सीआरआर कितना? 75,000 का। अच्छा कहाँ कहाँ से लेंगे?
जनरल रिजर्व से कितना लेंगे 60,000, पीएल से कितना लेंगे 10,000, 70 और यहाँ पर देखो 5, वैसे ही बना हुआ है, एग्जैक्ट उतना उतना ही यूटिलाइज हो जा रहा है। तो लिखो जनरल रिजर्व से सबसे ज्यादा मिल रहा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, पीएल अकाउंट डेबिट 10,000 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का जो फ्री पार्ट है वो 5,000 और बिल्कुल वही अमाउंट बना 75,000। ठीक है, बी सीआरआर क्रिएटेड। ठीक है, सीआरआर भी बन गया और इसके बाद लास्ट क्या करना पड़ेगा, पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाए बैंक, कितना पेमेंट करना पड़ेगा विथ प्रीमियम जितना बन रहा है 1 लाख, हाँ 1,10,000 being amount paid, being amount हमेशा अगर हमारा प्रीमियम रहेगा ना, पहले फ्री रिजर्व से प्रीमियम राइट ऑफ करने के बाद ही हमें सीआरआर क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, और जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन हमें दोनों ऑप्शन ही देता है, तुम लोग देख सकते हो हर एक ऐसी जगह पे हमें मेथड 3 बोला है। ठीक है, और अगर मेथड 1 बोल भी देता है तो भी इतना सफिशिएंट अमाउंट जरूर देगा ताकि हम लोग दोनों जगह पे उसको यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, क्योंकि देखो फ्रेश इशू और सीआरआर दोनों मिला के हम लोग रिडीम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इशू से तो हम लोग प्रीमियम रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो पहले जनरल रिजर्व या पीएल से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए एंट्री भी ऐसा ही होना चाहिए, पहले प्रीमियम का राइट ऑफ उसके बाद ही सीआरआर। इससे ये पता चलता है कि पहले हम लोगों ने पीएल से क्या किया है, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट बचा उससे हम लोगों ने क्या बनाया है, सीआरआर पर। ठीक है, क्योंकि सीआरआर तो किसी और चीज से भी बन सकता है, मतलब सीआरआर अगर कम भी हुआ तो फ्रेश इशू से काम चला लेंगे, लेकिन प्रीमियम तो राइट ऑफ किसी और तरीके से कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये हम लोग का 8th नंबर हो गया। अच्छा, अब ये 9th नंबर है, बाकी आगे का मैंने लिया नहीं है। चलो, इसके बाद का जो क्वेश्चन है तुम लोग करके खुद से भी देख सकते हो, मतलब हम तो करवाएंगे, बाकी तुम लोग होमवर्क करके देख सकते हो। ठीक है, कर पाओगे क्योंकि काफी सारा हम लोगों ने कर लिया, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी कर लिया। तो इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है तुम लोग ट्राई करके देखो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, लेकिन कौन से वाले क्लास में होगा, ये वाला हम लोग का थर्सडे होगा, है ना, थर्सडे फ्राइडे ये दोनों दिन कर रहे हैं। और वो वाले क्लास में तो हम लोग का क्या चल रहा है, इन्वेंट्री चल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक मैम। है फिर, ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं।